हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चों। आज हम आपके साइंस क्लास में चैप्टर नंबर 5 के बारे में डिस्कस करेंगे, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। हमने हमारे प्रीवियस क्लास में वी लर्न अबाउट द मटेरियल, वी स्टडीड अबाउट द प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक, यस, कंडक्टर्स, इंसुलेटर, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। आज हम मटेरियल के बारे में कुछ और जानेंगे। बच्चों, जब हम मटेरियल को एक मटेरियल में एक से ज़्यादा चीज़ें मिक्स होती हैं तब उसको मिक्सचर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मिक्सचर। यस। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बता दूं कि वाटर में साल्ट मिक्स है, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें मिक्स होता है और कुछ चीज़ें प्योर भी होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, हमें ये पता चला कि जो मिक्सचर होता है वो 2 या मोर डिफरेंट पार्टिकल्स उसके अंदर होते हैं। अब पार्टिकल्स क्या होते हैं? छोटे छोटे कण होते हैं। ठीक है, ये सॉलिड, लिक्विड या गैसियस फॉर्म में हो सकते हैं। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट कण हैं इनको हम कंपोनेंट या तो फिर कंस्टिट्यूएंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कंस्टिट्यूएंट और कंपोनेंट बोलेंगे, यानी कि जिससे मिलके बना है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि मैं मटेरियल के बारे में बता रहा हूँ। मटेरियल एक चीज़ से भी, वन एलिमेंट से भी बना हो सकता है और एक से अधिक चीज़ों से भी बना हो सकता है। एक से अधिक चीज़ों से बना होगा तो उसको मिक्सचर कहलाया जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया वाटर और साल्ट या शुगर का, तो वो मिक्सचर बन जाएगा। अब मिक्सचर के अंदर जो चीज़ें होती है उनको कंपोनेंट या फिर कंस्टिट्यूएंट बोला जाता है। ठीक है, जैसे साल्ट और वाटर। अब हम आगे पढ़ेंगे। आगे हमें यहाँ पे एग्जाम्पल में बताया गया प्यारे बच्चों। यस, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि जैसे शुगर और सैंड। आप अगर शुगर और सैंड को मिक्स कर दोगे तो उसमें 2 एलिमेंट्स हैं, यानी 2 चीज़ें हैं, तो उसको मिक्सचर कहेंगे। अब जो जो 2 चीज़ें अंदर हैं उनको कंस्टिट्यूएंट कहेंगे और वो एक तरह का मिक्सचर हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो हम आज क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे। यस, यानी कि इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, यस, वो कैसे हैं। तो मेनली तो यहाँ पे बताया गया है कि 2 तरह के मिक्सचर्स होते हैं। एक होता है हेट्रोजेनियस, दूसरा होता है होमोजेनियस। देखिए, हेट्रोजेनियस और होमोजेनियस क्या है, तो सबसे पहले मैं हेट्रोजेनियस के बारे में बता दूं। ये कि कुछ चीज़ें आप कितना भी मिक्स कर लें, आप उनको ईजिली देख सकते हो, फाइंड कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मान लेते हैं कि मेरे हाथ में कुछ कॉइन्स हैं और मैंने उन्हें बाय मिस्टेक धूल मिट्टी में गिरा दिया, तो क्या मैं ईजिली फाइंड आउट कर सकता हूँ कि मिट्टी कौन सी है और कॉइन कौन से? तो आप बोलोगे हाँ। लेकिन अगर मैं एक वाटर लूँ और उसमें शुगर डालूँ और चम्मच से हिला दूँ, तो क्या मुझे शुगर पता चलेगा और वाटर वाटर पता चलेगा? तो आप बोलोगे सर ये तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा और आप देख भी नहीं पाओगे कि शुगर है कि वो है भी कि नहीं है। तो बच्चों, जब आप चीज़ों को ईजिली देख सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं और डिस्टिंग्विश कर सकते हो, तो उनको हेट्रोजेनियस बोला गया। और जब आप नहीं देख सकते अपनी नेकेड आइट से या मैग्नीफाइंग लेंस से, तो उसको होमोजेनियस बोला गया है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे हेट्रोजेनियस के बारे में। कुछ हेट्रोजेनियस के बारे में बताया गया है कि अ मिक्सचर इज़ हेट्रोजेनियस व्हेन इट्स वेरियस कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स का मतलब होता है उसके पार्ट, उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो आर नॉट यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द मिक्सचर एंड ईच पार्ट ऑफ द मिक्सचर शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। यहाँ पे क्या बताया गया? पहले तो वो एक समान मिक्स नहीं हो पाता है। ठीक है, जैसे मैंने सैंड में कॉइन की बात बताई थी। ठीक है, आप नेकेड आइज से देख सकते हैं, मैग्नीफाइंग लेंस से पता चल सकता है आपको। ऐसे आपने अगर ताज़ा टी देखी होगी, टाटा की जो ताज़ा टी आती है उसमें देखा होगा तो चाय भी रहता है, मतलब चाय के दाने भी रहते हैं और पत्तियाँ भी रहती हैं। तो पत्तियाँ दानों में से हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऐसे। तो वो एग्जांपल हो गया हेट्रोजेनियस का। अब हम आगे पढ़ेंगे होमोजेनियस के बारे में। होमोजेनियस में बताया गया है कि ये वो चीज़ें हैं जो यूनिफॉर्मली स्प्रेड मिक्सचर के अंदर हो जाती हैं और यानी कि घुल मिल जाती हैं एक तरीके से, और आप उनको नेकेड आइज से या मैग्नीफाइंग लेंस से देख नहीं सकते। तो यहाँ पे आपको सॉल्ट वाटर का एग्जाम्पल दिया गया है। अब हम आगे बात करेंगे बच्चों कि जो सब्सटेंस होते हैं, जो मटेरियल्स होती हैं, वो प्योर और इम्प्योर। देखिए, प्योर का मतलब क्या होता है कि किसी एक चीज़ से बना होना,
और इम्प्योर का मतलब क्या होता है कि दो तीन चीज़ों का मिक्स होके बनना। ठीक है, तो जब एक ही चीज़ से कोई चीज़ बनी होगी तो प्योर। और जब जैसे फॉर एग्जांपल आपने स्वीट्स खाए होंगे, यस, तो अगर मैं बर्फ़ी बनाऊँ खाली, लेकिन अगर बर्फ़ी के अंदर काजू बादाम या दूसरी चीज़ें भी मिक्स करने लग जाऊँ तो वो इम्प्योर बन जाएगा ऐसा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें अर्थ में से प्योर और इम्प्योर तरीके से मिलते हैं। अगर इम्प्योर है तो हम प्योर करते हैं, अगर कुछ चीज़ें प्योर है तो उसको इम्प्योर करने की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसा बहुत सारी चीज़ें होती हैं बच्चों। जैसे यहाँ पे आपको बताया गया है, आयन के बारे में बताया गया है आपको, यस, आयन के बारे में, कॉपर के बारे में, गोल्ड के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसमें एक या एक से अधिक पार्टिकल्स होते हैं प्योर में तो एक ही पार्टिकल्स होते हैं, एक तरह के पार्टिकल्स होते हैं। उनका अपना एक फिक्स बॉइलिंग पॉइंट होता है। बॉइलिंग पॉइंट का अर्थ क्या होता है कि इतने डिग्री सेल्सियस होगा तो वो हीट हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे या पिघल जाएंगे, ऐसा होता है। जैसे आपने देखा होगा सुनार लोग ज्वेलरी कैसे बनाते हैं, सिल्वर के ऑर्नामेंट कैसे बनाते हैं, पिघला कर ही बनाते हैं ना, ऐसे। अगर देखें लोखंड को भी पिघलाया जाता है ना, ऐसे। ठीक है, और उसमें कैरेक्टरिस्टिक बताया गया कि टेस्ट, कलर, ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये तो भाई हमने प्योर के बारे में पढ़ा कि एक ही एलिमेंट होता है उसके अंदर, एक ही पार्टिकल्स ऐसे रहते हैं एक जैसे। अब इम्प्योर के अंदर क्या, जस्ट उसका ऑपोजिट, अलग अलग चीज़ें रहती हैं, ऐसा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको डिफरेंस बिटवीन बताया गया है प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पार्टिकल्स एक तरह के होते हैं, इसमें पार्टिकल्स अलग होते हैं, इसके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। कॉम्पोजिशन में देखेंगे तो सेम एक ही एलिमेंट से बना, इसमें अलग अलग। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो बच्चों अभी हमने किसके बारे में पढ़ा, अभी हमने सब्सटेंस के बारे में पढ़ा कि वो प्योर है कि इम्प्योर है। आगे हम बात करेंगे कि हमें चीज़ों को, ठीक है, अलग, सेपरेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ द मिक्सचर, यानी कि मिक्सचर से अलग करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो मिक्स होंगी आपके पास, तो हमें उनको अलग क्यों करना पड़ता है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बताया गया है, पहला पॉइंट ये है कि टू रिमूव अनडिज़ायरेबल कंपोनेंट्स। आपने देखा होगा कि कभी कभी मम्मी क्या करती हैं, चावल बना रही होती हैं तो चावल में से कंकड़ पत्थर निकाल देती है, या इंसेक्ट्स जो होते हैं उनको निकाल देती, तभी तो आप खाओगे। ऐसे ही बनाना या एप्पल आपने खाया होगा या ऑरेंज खाया होगा, तो उसमें से पील यानी कि छिलका आपने निकाल के ही खाया होगा, उसके सहित तो नहीं खा गए होंगे, यस, ऐसे। तो हमें वो चीज़ नहीं चाहिए, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। ऐसे ही मैंने दाल और ग्रेन्स का भी आपको एग्जाम्पल दिया, चावल, राइस, वीट, जिसमें उसे बिन कर बनाना पड़ता है ना, ताकि पत्थर और दूसरी चीज़ें जो है वो हट जाए। आगे हम पढ़ेंगे कि टू रिमूव अनलेस और हार्मफुल कंपोनेंट्स, यानी कि ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए खतरनाक हैं और जो हमें नहीं चाहिए। तो इसमें भी बताया गया है कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे अगर मान लो कोई पानी आप पीते हो, पहले तो बात है कि पानी गर्म पीना चाहिए, बॉयल करके पीना चाहिए, या दूसरा जो आरओ पानी आप पीते हो ऐसे। तो आप देखेंगे आरओ क्यों लगा है, प्योरिटीज़ के लिए, ताकि जो जर्म्स या बैक्टीरियाज हैं वाटर में से वो क्या हो जाए, हट जाए। तो देखिए जर्म और बैक्टीरिया जो हमारे बॉडी के लिए क्या है, हानिकारक है। तो इसके लिए भी हमें चीज़ों को अलग करना पड़ता है। फिर हमें ये भी पता है कि समुद्र का पानी खारा होता है, उसे पिया नहीं जा सकता, लेकिन उसका नमक बना हम ज़रूर खाते हैं, लेकिन नमक इतना भी नहीं खाते, थोड़ी मात्रा में खाते हैं। तो इसलिए कुछ चीज़ें फ़ायदेदायक है कि हम उनको अलग कर लें। आगे हम पढ़ेंगे टू ऑब्टेन यूज़फुल कंपोनेंट्स, यानी कि हम कुछ चीज़ों को इसलिए अलग करते हैं ताकि उनसे हमें कुछ चीज़ मिल सके। जैसे बच्चों मैं बताता हूँ कि दूध है, दूध से हमें दही, माखन, मावा, ये सब चीज़ें मिलती हैं। क्यों, जब आप उनको अलग करोगे तब। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे बताया गया क्रूड ऑयल के बारे में। किसके बारे में, क्रूड ऑयल के बारे में। देखिए बच्चों, जब मैं क्रूड ऑयल के बारे में बात करता हूँ तो क्रूड ऑयल के बारे में मतलब कच्चा तेल, कच्चे तेल में से क्या क्या मिलता है, पेट्रोल, डीजल, लेकिन ये अलग अलग करना पड़ता है उनको, कुछ सर्टन पॉइंट पे हीट करना पड़ता है तब मिलता है, ऐसे ही नहीं मिलता है। ठीक है, उनका एक प्रोसेस रहता है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि कुछ सब्सटेंस को हमें अलग करना पड़ता है उनकी प्योरिटी के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है कि जो मेटल हैं, जैसे कि हमें जानते हैं, हमने लास्ट में भी चैप्टर में भी पढ़ा था कि कॉपर, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो
इलेक्ट्रिक पर्पस के लिए अच्छे होते हैं, तो सिर्फ कॉपर ही तो चाहिए हमें, इसलिए कॉपर के वायर होते हैं। लेकिन अगर उसमें कुछ मिक्स होगा तो क्या वो वायर ठीक से काम करेगा? नहीं। ऐसे अब बच्चों हमने देखा कि हम क्यों चीज़ों को सेपरेट करते हैं, तो हमें पता चला एक चीज़ से काम नहीं चलता, चीज़ों को अलग अलग करना ही पड़ता है। अब हम तरीका पढ़ेंगे कि भैया कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जिनको कैसे कैसे अलग कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे डिपेंड करता है कि उसके अंदर मटेरियल कौन से हैं, कंस्टिट्यूएंट कौन से हैं, कंपोनेंट्स कैसे हैं, वो डिपेंड करता है। मैं आपको अलग अलग डिफरेंट तरीके बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में दिया है कि मान लेते हैं सैंड है, सैंड में आपने कुछ आयन का चीज़ छुपा के रखा है और मैं एक चुंबक लाऊं, चुंबक से अट्रैक्ट करूं, तो मुझे पता है कि जो आयन की चीज़ है वो चिपक जाएगी, मेटल की जो चीज़ है वो चिपक जाएगी किससे? चुंबक से, और जो सैंड है वो वहीं रह जाएगा अपनी जगह पे। तो ये कुछ यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि सेपरेटिंग सॉलिड्स फ्रॉम सॉलिड्स, मतलब ये कि हार्ड चीज़ों को हार्ड चीज़ों से ही हम अलग कर सकते हैं। कैसे? जैसे हैंड पिकिंग, आपकी मम्मी ने चावल बनाते होंगे या वीट जो भी होंगे उनको करते होंगे, तो आपने देखा होगा हाथ से वो बिन के करते हैं। यस, क्योंकि उन चीज़ों को आप हाथ से उठा के ही कर सकते हो, दूसरा उसके लिए कोई मेथड नहीं है, ठीक है। तो हैंड पिकिंग कहा गया है, उसके लिए क्या कहा गया है? हैंड पिकिंग। तो हैंड पिकिंग में जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, आसानी से नज़र आती हों, डिफरेंट शेप, कलर या साइज़ की हो, तो उनको आप कर सकते हो। यस, जैसे कि एक सुई है, सुई भी गिर जाती है तो उसको आप मेटल से भी, मतलब मैग्नेटिक से भी या हाथ से भी पिक कर सकते हो, ठीक है। अब हम सीविंग के बारे में बात करेंगे। सीविंग क्या होता है? एक तरह का गेज होता है। आप सोचेंगे गेज क्या होगा? आपने डलिया देखी है जिसमें आप देखते होंगे कि मम्मी कुछ धो के रखती हैं, धोने के बाद वहाँ से नीचे से पानी निकल जाता है, ऐसे। तो यहाँ पर भी आपने देखा होगा कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पे क्या होता है कि वो रेत को छानते हैं, छानते मतलब, या फिर आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी जब चपाती बनाती हैं तो एक चलनी होती है, उससे आटा को छानती हैं ताकि जो फाइन फ्लोर है वो नीचे रह जाए और जो थोड़ा बहुत वेस्ट उसमें है वो उस छलनी में, उस टिनर में आ जाए। तो उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं। ऐसे ही आपने चाय पत्ती के भी देखा होगा कि चाय जब बनती है तो एक छलनी से उसको निकाला जाता है, चाय अलग कर लिया जाता है, चाय का वेस्ट अलग कर लिया जाता है, ऐसे। तो इसमें कैसा होता है प्यारे बच्चों कि इसमें होल्स होते हैं, और होल कैसे होते हैं? वो ऐसे ही होल होते हैं ताकि जो हमें चीज़ें चाहिए वो नीचे गिर जाएं और जो चीज़ें अनवांटेड हैं वो उसी सीव के अंदर फंस कर रह जाए, ठीक है। आगे हम विनोइंग के बारे में पढ़ेंगे। विनोइंग के बारे में हमें यहाँ पे क्या बताया जाता है प्यारे बच्चों? विनोइंग के बारे में आपको यहाँ पे बताया जाता है कि वैसे तो ये सिस्टम फार्मर्स यूज़ करते हैं, जैसे धान या चावल के लिए। तो आप देखेंगे धान के बारे में बताया गया है कि धान का जो छिलका होता है, चावल का जो कवर होता है, राइस का जो कवर होता है बहुत हल्का रहता है और चावल थोड़ा वजन रहता है। तो ये ऐसे ऐसे करके इसलिए उसको मसल कर उड़ाते हैं ताकि छिलका उड़ जाए और चावल नीचे गिर जाए। तो ये सिस्टम फार्मर्स काफ़ी यूज़ करते हैं। उस छिलके को यहाँ पे हश का नाम दिया गया है, ठीक है, लेकिन इसमें हवा का इम्पोर्टेंट रोल होता है, ठीक है। ऐसे ही हम आगे पढ़ेंगे। आगे फ्लोर मिल में भी चक्की जहाँ पर होती वहाँ पे भी बताया गया है कि आपने देखा होगा कि वो लोग कैसे सूप से या फिर ऐसे पछाड़ पछाड़ के अलग करते हैं, ऐसे भी है। फिर थ्रेसरिंग के बारे में बताया गया है। थ्रेसरिंग के बारे में बताया गया कि कुछ चीज़ें होती हैं। देखिए, जब चावल की हमने बात की तो चावल का जो कण था वो थोड़ा सॉलिड था, वजन था, लेकिन जो उसका हस्क था वो हल्का था, तो एयर ब्लो से काम चल गया। लेकिन अब ऐसी चीज़ है कि चावल भी, मतलब उनका वजन एक जैसा है, तो कैसे करोगे? तो उसके लिए थ्रेसरिंग बताया गया है। अब इसमें कैसा होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे बताया गया है कि कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा कि कुछ जो ग्रेन्स होते हैं उनको लोग कुछ वज़नदार चीज़ लेके ऐसे पीटते हैं ताकि वो उसमें से अलग हो जाए, सही है। फिर उसके बाद यहाँ पे बताया कुछ लोग तो क्या करते हैं कि उन ग्रेन्स के ऊपर एनिमल्स को चला देते हैं ताकि वो ग्रेन्स गिर जाए और जो वेस्ट है वो हट जाए। कुछ लोग देखा होगा कि मशीन का भी, थ्रेसरिंग मशीन का भी सहारा लेते हैं। तो यानी आप इसमें से देखेंगे, अब जैसे गेहूँ है,
तो गेहूँ को आप ऐसे उड़ा के नहीं छान के निकाल सकते। यस, उसके लिए आपको प्रॉपर कटाई या फिर उसको मार मार के कुछ दूसरी चीज़ से बीज उसके निकालने पड़ेंगे। ऐसा आगे बात करेंगे सेपरेटिंग सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल के बारे में। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूबल का मतलब क्या है, जो वाटर में मिल जाए। चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमें सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन के बारे में दिया गया है। ठीक है, इसका मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। ठीक है, जो सॉलिड होते हैं वो इनसॉल्यूबल होते हैं, यानी कि वाटर में मिल नहीं पाते हैं। अब जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल सेडिमेंटेशन का मैं एग्जांपल दूँ। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक बाउल है हमारे पास, ग्लास कंटेनर, उसमें एक पानी है और उसमें मैंने रेत डाल दी। तो क्या होगा, रेत के जो कण होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे और कुछ कण ऐसे भी होंगे जो समय लगाएंगे नीचे बैठने में, लेकिन फिर भी 1 2 3 घंटे के बाद देखूंगा तो पानी ऊपर का जो है मुझे क्लीन मिलेगा और नीचे पूरा यस वेस्ट मिलेगा मुझे। सही बात है। तो ये मैंने एग्जाम्पल आपको सेडिमेंटेशन का बताया। फिर डिकेशन। डिकेशन का मतलब क्या होता है कि जब आप जो प्योर वाटर है, जो साफ़ पानी है, उसको निकाल लेना। यस, तो डिकेशन होता है। अब यहाँ पे आगे लोडिंग के बारे में बताया गया है। लोडिंग का मतलब क्या होता है यहाँ पर कि कुछ जो चीज़ें होती हैं वो सेटल होने में टाइम लगा सकती है। यानी कि अब हमने पानी में रेत डाला तो जो बड़े बड़े वजनदार कण होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे, लेकिन जो छोटे छोटे होंगे वो बैठने में समय लगाएंगे। तो उसके लिए क्या बताते हैं, उसके लिए बताते हैं कि आप अलम का यूज़ करें। अब आप भी सोच रहे होंगे कि सर ये अलम क्या है। अलम का मतलब होता है फटकरी, लाइमस्टोन, चूना, ऐसी चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो चीज़ें क्या होंगी, आसानी से सेटल हो जाएंगी। तो आपको यहाँ पे अलम के बारे में बताया गया। तो अलम की मदद से जो चीज़ें सेपरेट की जाती है उनको लोडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोडिंग। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर अलम की मदद से कैसे पानी मतलब जो वेस्ट था उसको सेटल किया गया जल्दी से जल्दी और ऊपर से प्योर चीज़ें रह गई। ठीक है, तो बच्चों आज हमने इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ा, हमने मिक्सचर के बारे में पढ़ा, सब्सटेंस के बारे में पढ़ा, चीज़ों को क्यों हमें सेपरेट करने की ज़रूरत है, इसलिए क्योंकि वो चीज़ें यूज़फुल नहीं हैं, वो हमारे सेहत के लिए हानिकारक हो सकती हैं, या फिर हमें उनसे दूसरी चीज़ें बनानी है इसके लिए। ठीक है, फिर हमने अलम के बारे में पढ़ा। यस, तो ये कुछ चीज़ें आज हमने इस टॉपिक में कवर की। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।